हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि छुट्टियों के बाद स्कूल खुल चुके हैं और अब हम अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना। आपका तीसरा यूनिट का ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। मेरा नाम समता है, आप सभी इस बात को जानते हैं। हम लोगों ने मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो चैप्टर था इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। मतलब स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, ये आप समझ चुके हैं। कुछ और आपको बिल्कुल कॉमन डिजीजेस के बारे में मैंने बताया था। जैसे आपको सामान्य जुकाम के बारे में बताया जा चुका है, आपको टाइफॉइड फीवर के बारे में बताया जा चुका है, आपको न्यूमोनिया के बारे में बताया जा चुका है और बहुत थोड़ा सा आपको मलेरिया के बारे में भी बताया गया है। तो आज की क्लास में हम मलेरिया जो एक सामान्य बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे, उसके लक्षण और उसके बचाव, किस तरह से बचाव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मलेरिया इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि मलेरिया जो है थोड़ा सा जिस परजीवी के कारण होता है उस परजीवी का जीवन चक्र थोड़ा सा विचित्र प्रकार का है। तो इसलिए मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है उस परजीवी के जीवन चक्र को भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। मलेरिया जो है आप सभी को पता है कि प्लाज्मोडियम नाम के एक परजीवी प्रोटोजोवन के कारण होता है। तो जो आपका प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजोवन है उसका जीवन चक्र भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और इम्पोर्टेंट रहा है। मेरी पढ़ाई के टाइम को अगर देखें तब से लेकर के अभी तक भी ये इम्पोर्टेंट बना हुआ है और सिलेबस में अपनी जगह बनाए हुए है। इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आम आदमी के साधारण लाइफ से रिलेटेड है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, आप सभी को पता है। लेकिन उसमें किस तरह से, कौन सा परजीवी के कारण मलेरिया होता है और किस तरह से ये मलेरिया जो है वो अपना प्रकोप दिखाता है, इंसान को कैसे परेशान करता है, किस तरीके के लक्षण आते हैं, उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं और मलेरिया परजीवी को अगर जैसे उसकी चेन चल रही है मलेरिया की तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं। कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम जाएंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहां पे हम आज डिस्कस करेंगे मलेरिया के बारे में। चैप्टर नंबर 8 है क्लास 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यहाँ मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर में आपको मैंने सबसे पहले ये चीज देखिए, जो बच्चे केवल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जितना मैं करा रही हूँ इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बोर्ड में इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा साथ साथ नीट की भी तैयारी कर रहा है तो उसको थोड़ा सा अपनी बुक से और ज्यादा, क्योंकि बुक से क्या हो रहा है कि नीट के एग्जाम में आपका एनसीईआरटी की बुक से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा बुक का एक एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12th के लेवल के हिसाब से ये मोर देन सफिशिएंट है जितना मैं करा रही हूँ। तो आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में स्वास्थ्य क्या है ये जान लिया है ना। किस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, किस तरह से इन्फेक्शन होता है, लाइफस्टाइल के कारण कैसे कैसे रोग हो जाते हैं, हेल्थ को आप कैसे डिफाइन करेंगे ये आपको पता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप चैट के माध्यम से, सेशन के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोल रही हूँ ताकि आप सेशन के एंड तक आप अपना क्वेश्चन दे दें और चैट के माध्यम से क्वेश्चन करें और उसका फिर सॉल्यूशन कर दिया जाता है। आपको मैंने गुड हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए तब हम ये मानेंगे कि एक व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है। कॉमन तौर पे मैंने आपको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से, सामाजिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे, तीनों तौर पे अगर बैलेंस्ड है, संतुलित है, तब हम उसको स्वस्थ व्यक्ति मान सकते हैं। तो आज के समय में स्वस्थ व्यक्ति की खोज करना बहुत मुश्किल काम है ना। लेकिन फिर भी स्वस्थ समाज की
परिकल्पना हर कोई कर रहा है। तो कॉमन डिजीजेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है आपका टाइफॉइड, सामान्य बुखार है आज के समय में, होने को तो खतरनाक होता है लेकिन सामान्य फीवर की कैटेगरी में आजकल आ गया है वो, केवल खान पान से, यानी कि संदूषित पानी से और संदूषित खाने से, इन दो चीजों से टाइफॉइड फीवर जो है वो हो जाता है और सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है और विडाल टेस्ट से इसका ये करा जा सकता है, टेस्ट पता चल जाता है कि टाइफॉइड फीवर है ना। दूसरा मैंने आपको न्यूमोनिया के बारे में बताया था। तीसरा मैंने आपको कॉमन कोल्ड के बारे में बताया था, यानी कि सामान्य जुकाम के बारे में बताया था। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, इन सारे कॉमन डिजीजेज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके सिलेबस के अनुसार है वो है मलेरिया। मलेरिया जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं मच्छर के काटने से होता है ना। बहुत से वायरसेस द्वारा भी मानवों में, मनुष्यों में बीमारी होती है ना। तो इसी तरह से वायरसेस के अलावा कुछ और परजीवियों के कारण भी बीमारी होती है। जैसे ह्यूमंस में, हम मनुष्यों में कुछ बीमारियां प्रोटोजोअन्स के कारण भी होती हैं। प्रोटोजोआ के बारे में सभी जानते हैं, है ना। तो प्रोटोजोअन्स के कारण भी कुछ बीमारियां होती हैं, तो मलेरिया उनमें से एक है। यानी मलेरिया होना है किसके कारण? प्रोटोजोअन के कारण। प्रोटोजोअन परजीवी अगर मनुष्य पर आक्रमण करे तो मलेरिया जो है वो होता है। तो अब मलेरिया के बारे में सबने सुना है, मलेरिया कोई ऐसा नाम नहीं है कि आपने उसके बारे में नहीं सुना है। एक ऐसी डिजीज है जिससे मनुष्य बहुत सालों से लड़ता हुआ आ रहा है, अभी भी उसका कोई मतलब फुल प्रूफ निदान नहीं हो पाया है, या हम कहें कि कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल पाया है कि जिससे उससे बचा जा सके। प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोन होता है बच्चों, एक बहुत छोटा प्रोटोजोन है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप सोचिए कि मच्छर के अंदर पाया जाता है तो कितना छोटा होता होगा। तो प्लाज्मोडियम की अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज हैं, वो अलग अलग प्रकार के मलेरिया के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, आप सामान्य तौर पे अभी केवल इतना जानते हैं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोअन है, ठीक है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीसीज के कारण अलग अलग प्रकार का मलेरिया होता है। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या कह रही हैं कि मलेरिया भी अलग अलग प्रकार का होता है। हाँ, गंभीर होने की स्थिति के आधार पर, सीवियरिटी मतलब डिजीज की सीवियरिटी कितनी है उसके आधार पर मलेरिया जो है अलग अलग प्रकार का होता है। स्क्रीन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है उसको आपको नोट करना है। मलेरिया हेडिंग डाल के रोग जनक में आप लिखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, कॉमा लगा के प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, है ना। 4 अलग अलग स्पीसीज के नाम लिखेंगे आप सभी। ये अलग अलग प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है, पॉइंट आप चारों लिखेंगे, जैसे रोग जनक में लिखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियाई, ओवेल और फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम के सामने डैश लगा करके लिखेंगे मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया का मतलब है कि सबसे सीरियस और घातक भी हो सकता है। ये कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से फैलने वाला मलेरिया जो है ये सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट होता है, सीरियस और घातक ये हो सकता है। मतलब यहाँ इसमें जान तक जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। जब इसको समझेंगे कि कैसे एक्चुअल में कैसे मलेरिया होता है, सारे बच्चे क्लास 12th में हैं, लेकिन सारे बच्चों को मुझे ये पक्की बात पता है कि एकदम क्लियर नहीं है। जिसको मैंने आपको बायो के सेशंस की स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी चीज को आपको कहानी की तरह याद करना है जिसके पात्र कभी नहीं बदलते, है ना। तो आपने अगर एक बार प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पढ़ लिया और मलेरिया के बारे में पढ़ लिया तो उसके पात्र नहीं बदलेंगे, है ना। तो वो हो सकता है पात्र और जुड़ जाएं पर वो बदलेंगे नहीं, है ना। तो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जब देखो मलेरिया जो है
उसके संचरण का क्या कारण है। आप स्क्रीन में देखो, मलेरिया के संचरण का क्या कारण है बच्चों। मलेरिया के संचरण का कारण है आपका मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। यानी एक ऐसा मच्छर जो एनोफ्लीज है और फीमेल है, फीमेल एनोफिलीज के काटने से मलेरिया होता है, पहला पॉइंट। तो जब इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज यानी कि फीमेल एनोफिलीज के शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम परजीवी मौजूद है, जब वो मानव को काटती है तब प्लाज्मोडियम क्या करता है, स्पोरोजोइट्स के रूप में ह्यूमन बॉडी में घुस जाते हैं। अब यहाँ पे तुरंत आपको निशान लगा के लिखना है कि प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और ब्रैकेट में लिखेंगे इन्फेक्शियस फॉर्म। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स के रूप में शरीर के अंदर जाते हैं और लिखेंगे ब्रैकेट में इन्फेक्शियस फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, प्रभावित अंग। यानी अब जब वो मानव शरीर में एंटर कर चुके हैं तो किस अंग पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले जो प्रोटोजोअन पर प्लाज्मोडियम है वो जैसे ही मानव शरीर में एंट्री करता है तो सबसे पहले किस अंग पर प्रभाव डालता है। प्रभावित अंग क्या है बच्चों, लीवर है और आरबीसीज है, मतलब हमारे शरीर का यकृत और ब्लड। हमारे शरीर का यकृत और ब्लड के अंदर मौजूद लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पसेल्स, इन पर ये असर करता है, इन पर ये अटैक करता है। लेकिन पहले किस पर अटैक करता है, लीवर पे। दूसरे नंबर पे किस पे अटैक करता है, आरबीसीज पे। पहले क्या करता है, ये पैरासाइट लिवर में अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। और जब संख्या कहते हैं ना, एक इस लाइन से आपको याद कर लेना है कि जैसे आप घड़े में पानी भरते हैं तो पानी आप भर सकते हैं, भरते जाते हैं तब तक भर सकते हैं जब तक आपका घड़ा खाली था। अभी घड़ा एकदम फुल हो गया तो क्या आप उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो पानी बाहर को छलक जाएगा। ठीक वैसे ही पैरासाइट्स जो ये प्लाज्मोडियम वाले हैं, ये मनुष्य के लीवर में अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं और जैसे ही बढ़ाते रहते हैं और ये आरबीसी पर भी अटैक करते हैं। तो जब ये आरबीसी पर अटैक करते हैं तो क्या होती है, आरबीसी फट जाती है। अब आरबीसी क्या हुई, फट गई। तो आरबीसी के फटने के टाइम पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन निकलता है। एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन। तो हीमोजोइन, अब देखिए आधे से ज्यादा प्रक्रम आपके शरीर के अंदर हो चुका है और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, है ना। मलेरिया क्यों बाद में पता चलता है, क्योंकि सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। मच्छर के काटने पर कोई सिम्टम नहीं आएगा, लिवर में वो अपनी संख्या को बढ़ाएगा प्लाज्मोडियम तब भी कोई सिम्टम नहीं आएगा, आरबीसी पर अटैक पर भी कोई सिम्टम नहीं आएगा। सिम्टम तब आएगा जब आरबीसी बर्स्ट हो जाएंगे और हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होगा जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और जो क्या करता है, ठिठुरन, चिल, जूड़ी जो भी कहें, ठंड के साथ हर 3 से 4 दिन के लिए इंटरवल पे आने वाला एक हाई फीवर के लिए उत्तरदायी होता है। अब ये पहला लक्षण है कि जाड़ा लग लग के बुखार आना। ये किसका लक्षण है, मलेरिया का। मलेरिया से क्या होता है बच्चों, सबसे पहला लक्षण क्या है, सबसे पहला लक्षण क्या है कि जाड़ा लग के बुखार आता है ना। सिम्टम्स क्या क्या है उसके, तेज बुखार और ठंड लगना, है ना। बुखार हर वैकल्पिक दिन पर होता है और उल्टी भी होती है ना।
अब इसको आपको लर्न करना हो यदि, तो एक स्लोगन था, है ना, सरकार हर ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाती है उसके लिए सरकारों की तरफ से बहुत कोशिश की जाती है ताकि सामान्य जनमानस को उससे बचाया जा सके। तो एक टाइम पर, वो टाइम मेरा बचपन कहेंगे आप, उस समय पे एक दूरदर्शन पे यानी कि टीवी में, जो उस समय प्रचार का एक बहुत मुख्य माध्यम हुआ करता था, उसके माध्यम से एक स्लोगन चलाया गया जिसमें कुछ लक्षण आपको मलेरिया के बताए गए, जैसे जाड़ा लग के आए बुखार तो समझो मलेरिया का है प्रहार, है ना, कपकपी और उल्टी, सरदर्द है इसकी निशानियां, ठीक है, डॉक्टरी सलाह और रक्त जांच से दूर होंगी परेशानियां। अब इन 4 लाइनों में आपको मलेरिया के सारे सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं। इन 4 लाइनों में सारे सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं। क्या? जाड़ा लग के आए बुखार, मतलब तेज बुखार और ठंड का लगना। हर वैकल्पिक दिन पर बुखार का होना, यानी अल्टरनेट डेज पर होना, यानी लगातार बुखार नहीं बना रहेगा। मलेरिया फीवर लगातार नहीं बना रहेगा लेकिन रिपीट करेगा बार बार, ठीक है। उल्टी होगी, मतलब वोमिटिंग होगी, कुछ पचेगा नहीं, है ना। और जब भी फीवर आना होगा तो ठंड लग के फीवर आएगा, मतलब एक होता है सामान्य ठंड और एक होता है बिल्कुल ही गर्मी के दिनों में भी ठंडक का लगना और डबल रजाई के ओढ़ने पर भी वो ठंड का ना जाना, है ना, उसको कहते हैं हम कि जूड़ी लग के बुखार आना। तो इस तरीके के ये सिम्टम्स हैं। और क्या क्या सिम्टम्स हैं आप देख सकते हैं। हर अंग पर असर दिखा रहा है, देखिए हर एक अंग पर इसका असर हो रहा है ना। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया में आप देखें, सेंट्रल पार्ट में आपके सिर में बहुत दर्द होगा, ठीक है। सिस्टमेटिक, सिस्टम क्या है, सिस्टमेटिक फीवर आएगा। सिस्टमेटिक फीवर का मतलब क्या है, एक दिन आएगा फिर नहीं आएगा, एक नियत समय पे बार बार आएगा। मस्कुलर यानी मांसपेशियों के स्तर पे क्या असर होगा, फटीग यानी बहुत ज्यादा थकान का अनुभव होगा, बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होगा। बैक पेन, स्पाइनल कॉर्ड पे असर करता है तो बैक पेन होगा। स्किन पे क्या असर होगा, त्वचा पे क्या असर होगा, चिल्स, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। स्वेटिंग, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, फीवर आएगा और उसके बाद जब फीवर उतरने लगेगा तो बहुत ज्यादा पसीने होंगे, स्वेटिंग। रेस्पिरेटरी लेवल पे, श्वसन वाले लेवल पे, श्वसन वाले स्तर पे क्या असर होगा, ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी आएगी। ड्राई कफ का मतलब सूखी खांसी आएगी, मतलब खांसी आएगी तो कफ आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। स्प्लीन, प्लीहा के साथ क्या होगा, स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाएगा, मतलब वो अपने आकार में बढ़ जाएगी। और पेट में क्या होगा, स्टमक में क्या होगा, सामान्य तौर पर नाउशिया एंड वोमिटिंग। नाउशिया एंड वोमिटिंग का मतलब बहुत ज्यादा उलझन और बेहोशी टाइप का फील होना, एंड वोमिटिंग, और उल्टी हो जाना बार बार, है ना। तो कमोबेश बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को बुरी तरह से परेशान करने के लिए काफी है ना। हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है अगर समय पे सही टेस्ट ना करा जाए। मलेरियल पैरासाइट का टेस्ट होता है, वो टेस्ट करा के ये कंफर्म ना कर लिया जाए कि मलेरिया है और उसका इलाज ना शुरू कर दिया जाए तो ये भयानक रूप भी ले सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक पेड़ होता है सिनकोना, उसकी छाल से इसके लिए दवाई निकाली जाती है, बनाई जाती है, और वही इसका उपचार है। तो
इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। सिम्टम्स, ये डायग्राम आप जरूर बना लेंगे। डायग्राम नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको डायग्राम से आपको पर्टिकुलर ऑर्गन किस जगह पे स्थित है, लोकेटेड है, उसका भी आइडिया लगेगा। तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया लिखेंगे और अलग अलग पार्ट्स पे क्या प्रभाव है मलेरिया का ये भी आप लिखेंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। आई थिंक सभी बच्चों ने नोट किया भी होगा पहले से, थोड़ा सा मैंने टाइम भी दिया आपको नोट करने के लिए। अब हमने लक्षणों पे बात कर ली है, अब हम बढ़ेंगे आगे। ये स्क्रीन में जो आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये है 2 तरीके से पूरा होने वाला प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 होस्ट पर डिपेंड करता है। एक परजीवी जो इतना छोटा है, जो हमारी सामान्य आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता, उसको अपने जीवन चक्र को, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 जीवों की जरूरत होती है। पहला है मच्छर और दूसरा है मनुष्य। इन दोनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज जो मनुष्य को काटती है तो प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट्स के रूप में ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं और पैरासाइट लिवर में क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं और फिर ये आरबीसीज पर अटैक करते हैं, जिससे आरबीसीज क्या होती हैं, फट जाती हैं। अब आरबीसीज के फटने के साथ ही एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन निकलता है, जो तब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तब चिल यानी कि ठिठुरन आती है और हर दूसरे दिन या तीसरे दिन एक नियत समय पे इंटरवल पर आने वाला हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा, हीमोजोइन नाम का केमिकल। अब ये आपका कंपटीशन के लेवल का एग्जाम आपका क्वेश्चन है, तो इसको आपको नोट करना ही है। जब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है ना, सबसे पहला स्टेप क्या है, मलेरिया हुआ तो हम क्या कहते हैं, मच्छर ने काटा होगा, यानी कि इन्फेक्टेड मच्छर। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जिसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम मौजूद था, उसने मनुष्य को काटा, पहला स्टेप है ये। तो जब किसी मनुष्य को काटती है तो उसके लिवर पर असर होता है, यानी कि उसकी लिवर में उसकी संख्या बढ़ती जाती है, आरबीसीज पर अटैक होता है, आरबीसीज फट जाती हैं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन रिलीज होता है और वो हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती, अब देखिए हम कहते हैं ना, एक बार मलेरिया हो गया तो फिर अब मच्छर से बच के क्या फायदा है, यहाँ पे पॉइंट समझ में आएगा आपको। एक बार मलेरिया हो गया तो अभी मच्छर से फिर भी बचना है ताकि दूसरे किसी को ना होने पाए। एक बार आपको मलेरिया हो चुका है और आपको यदि किसी सामान्य फीमेल एनोफ्लीज ने काटा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगी, यानी मच्छर को इन्फेक्शन हो जाएगा आपसे, और फिर वो मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो उससे उस स्वस्थ व्यक्ति को भी मलेरिया हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट बहुत समझने का है। जब किसी बीमार व्यक्ति को फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो काटती है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, तब क्या होता है, जो पैरासाइट है उसका गेमेटोसाइट्स मनुष्य के शरीर में क्या छोड़ता है, मच्छर प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट्स छोड़ता है, जो इन्फेक्शियस फॉर्म में होता है। अब वहां पे शरीर के अंदर क्योंकि लाइफ साइकिल चल रही है तो पैरासाइट जो है वो गेमेटोसाइट के रूप में आ गया है। अब गेमेटोसाइट्स जो है वो एंटर कर जाते हैं फीमेल एनोफ्लीज की बॉडी में और फीमेल एनोफ्लीज की बॉडी में उसका आगे का डेवलपमेंट होता है। अब ये पैरासाइट्स मॉस्किटो के अंदर मल्टीप्लाई करके फिर से क्या बनाते हैं, स्पोरोजॉइट्स,
और फिर से वो स्पोरोजॉइट्स जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर होते हैं फीमेल एनोफिलीज के, और उसके बाद फिर यही मॉस्किटो जब किसी ह्यूमन को काटती है तो स्पोरोजॉइट्स उसके शरीर में एंटर कर जाते हैं, और फिर से सेम यही वाला इवेंट जो मैंने आपको पहले पूरी कहानी बताई, सेम यही कहानी दोहरानी शुरू हो जाती है और फिर से ये साइकिल कंप्लीट होती है। तो मलेरिया के पैरासाइट को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है, वो होता है ह्यूमन और मॉस्किटो। कौन सा? ह्यूमन और मॉस्किटो। अब यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं मनुष्यों के अंदर प्लाज्मोडियम का मतलब कितना पार्ट, पूरा तो जीवन उसका निकलता नहीं है एक होस्ट में, आधा ही पार्ट उसका एक होस्ट में निकलता है और आधा पार्ट उसका अलग होस्ट में निकलता है। आधा जीवन उसका फीमेल एनोफ्लीज की लार ग्रंथियों में होता है और आधा जीवन उसका मनुष्य के शरीर के अंदर होता है ना, जहाँ पे लिवर और रेड ब्लड सेल्स दोनों पर अटैक होता है ना, और उससे ही लक्षण जो है वो दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे को ये कठिन ही लगता है। तो जब तक आप इसको ठीक से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तो आपको कठिन ही लगने वाला है। तो कठिन को सरल बनाने का तरीका क्या है कि आपको अगर कोई सेंटेंस लिखना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना है तो आपको यू शुड हैव टू लर्न ABCD। अगर आपको ABCD लिखना और पढ़ना नहीं आता तो आप वाक्य नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से अगर स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझ नहीं पाएंगे प्लाज्मोडियम की कहानी को, तो फिर आप इसको लिख भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे और फिर कभी लाइफ में नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, कठिन से इसको सरल बनाने का तरीका केवल एक है, इंटरेस्टेड होके, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित रोग है और बहुत सामान्य रोगों की श्रेणी में आता है, लेकिन बहुत भयानक भी हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेंगे और उसके बाद फिर इसको नोट भी करेंगे। डायग्राम्स जो हैं आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं, इसको आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको इजीली समझ में भी नहीं आएगा, और अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में भी आने वाला है और फिर आप इसको अपने आप से अपने शब्दों में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बहुत ब्रीफ में ही आपको डायग्राम दिखाया गया है कि मनुष्यों में और ह्यूमंस में किस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ये आपको देखना है। यहाँ पे आपने देखा, ऊपर की तरफ देखेंगे, इन मॉस्किटोज होता क्या है। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, इसको अगर हम पॉइंट नंबर 1 समझ ले, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए आप समझते हैं इसको पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए ये है पॉइंट नंबर 1। पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, मलेरिया होने के लिए मच्छर काटता है ना। सबसे पहला क्या हुआ, मच्छर काटा। तो मच्छर ने जब काटा तो पैरासाइट सक्ड अप, यानी कि यहाँ पे ये नीचे इन्फेक्टेड मनुष्य की बात हो रही, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की बात हो रही जिसको ऑलरेडी मलेरिया है ना, उसको किसी सामान्य फीमेल एनोफ्लीज ने काट लिया, किसी मच्छर ने फीमेल एनोफ्लीज ने काट लिया। तो काटते समय क्या होता है, वो हमारे ब्लड को सक करती है, यानी हमारे खून को चूसता है। मच्छर जो है वो खून चूसती है ना। तो फीमेल एनोफ्लीज क्या करती है, दूषित खून को चूस लेती है, जिसमें प्लाज्मोडियम के क्या है, प्लाज्मोडियम के प्रोटोजोअन, प्लाज्मोडियम जो है आपका परजीवी वो मौजूद है उसमें। वो कहाँ चला गया, मच्छर की लार ग्रंथियों में। सक करने के बाद खून चूसा तो मनुष्य की मच्छर की लार ग्रंथियों के अंदर चला गया। वहां पे जाके क्या बना, oocysts डेवलप इन गट वॉल। अब लार ग्रंथियों में जाने के बाद क्या हो रहा है, मच्छर की आंतों में उसका डेवलपमेंट हुआ, oocyst स्टार्ट बने, और oocyst उसकी गट वॉल में बनने के बाद, आंतों में बनने के बाद oocyst में ही क्या डेवलप हो रहा है, स्पोरोजॉइट्स का डेवलपमेंट हुआ। फिर ये आपका स्टेप नंबर 2 है
कि जहाँ पे मच्छर की आंतों में डेवलपमेंट हो रहा है, किसका? परजीवी का। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे क्या हुआ? स्पोरोजॉइट्स डेवलप हुए, स्पोरोजॉइट्स ऊसिस्ट में डेवलप हुए। अब स्पोरोजॉइट्स फिर से लार ग्रंथियों तक वापस पहुंच गए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर उसका लार ग्रंथियां ही है, लेकिन वो खाना खाने कहीं अलग जा रहा है। हॉस्टल उसका लार ग्रंथियां हैं, लेकिन मेस जा रहा है खाना खाने। तो गट वॉल मेस हो गया और सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां उसका हॉस्टल हो गया। अब सलाइवरी ग्लैंड्स में वापस आ गया मनुष्य को इन्फेक्ट करने के लिए। अब जब ये मच्छर किसी सामान्य मनुष्य को काटेगा तो क्या रिलीज करेगा? अब ये मच्छर ने जब सामान्य मनुष्य को काटा, यहाँ पे 5वें नंबर पे ये स्टेप आता है, सामान्य मनुष्य को काटा तो क्या रिलीज किया? स्पोरोजॉइट्स को रिलीज कर दिया शरीर के अंदर। स्पोरोजॉइट्स इंजेक्टेड विद मॉस्किटो बाइट। और जब भी मच्छर मनुष्य को काटता है तो साथ में अपनी लार को मनुष्य के रक्त में छोड़ देता है, मतलब छूट जाती है ना। अब वहां पे स्पोरोजॉइट्स के पहुंचने के बाद वो हमारे लिवर पे अटैक करता है। स्पोरोजॉइट्स लिवर में संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है। स्पोरोजॉइट्स अपनी संख्या को बढ़ाते हैं तेजी से, और उसके बाद वो अटैक करते हैं किस पर? रेड ब्लड सेल्स पे। रेड ब्लड सेल पे वो अटैक करते हैं, और यहाँ पे जब वो रेड ब्लड सेल पे अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद रेड ब्लड सेल क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती है। और उसी समय पे स्पोरोजॉइट्स के अंदर भी क्या होता है? डिवीजन होता है, और स्पोरोजॉइट्स जो है वो गैमीटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। फिर कोई साधारण मच्छर, यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, अगर साधारण मनुष्य अगर इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो फिर से वो गैमीटोसाइट्स मच्छर के अंदर जाएंगे, और देन ये स्टेप बाय स्टेप 1 2 1 2 ऐसा करके स्टेज ये चलती रहती है। और 2 होस्ट जब कंप्लीट हुए तो आप सभी को पता है किसी भी जीव के जीवन चक्र में 2 फेजेस होते हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड का ट्रांसफर मच्छर में होता है, और डिप्लॉयड स्पोरोजॉइट्स जो है वो मनुष्य के अंदर आते हैं, है ना। क्या होगा? हैप्लॉयड स्टेज मनुष्य से मच्छर को ट्रांसफर हो रही है, और डिप्लॉयड स्टेज मच्छर से मनुष्य को ट्रांसफर हो रही है। और 2 होस्ट का यूज करके क्या हो रहा है? एक प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कंप्लीट हो रहा है। तो ये वाला डायग्राम आप सभी बच्चों को बहुत ध्यान से ड्रॉ करके बना लेना है। सेम जो भी चीजें लिखी हुई हैं कुछ मिस नहीं करना है। इसको इम्पोर्टेंट समझ करके, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ करके इसको आपको बनाना है। और कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बोली वो लिखना भी जरूर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कहलाएगा। तो इसको आपको डायग्राम बनाना है। बहुत बार क्या होता है कि केवल डायग्राम के माध्यम से ही आपको आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये है, इसको सभी नोट करेंगे। इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कुछ नहीं क्लियर हो रहा इस डायग्राम में, तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं या हैंड रेज के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। बच्चों, आज के सेशन में हम सभी ने मलेरिया के बारे में जाना कि किस तरह से एक परजीवी प्लाज्मोडियम कितना घातक हो सकता है, और किस तरह से उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है, जो कि है मनुष्य और मच्छर भी, है ना। आज की क्लास में हम सभी ने मलेरिया के बारे में काफी कुछ जान लिया, मलेरिया के जीवन चक्र के बारे में जाना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन होती है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती रहती हूँ कि आप चैट के माध्यम से निसंकोच, बिना किसी झिझक के, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके सेशन से रिलेटेड है उसको कर सकते हैं।
उसका सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, अगले सेशन में हम फिर से मलेरिया के बारे में और कुछ जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।